नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बचत सलाह पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी मैं कारवी स्टॉक ब्रोकिंग के बारे में बात करूंगा आपसे। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया हुआ है पुरानी वीडियोस में कि कारवी स्टॉक ब्रोकिंग डिफ़ॉल्टर घोषित किया जा चुका है और उसके बाद उनको 11 दिसंबर तक सीडीएसएल डिपॉजिटरी ने 11 दिसंबर को अपनी जो भी गाइडलाइंस थी वो वापस उनके अनुसार इनसे डिपॉजिटरी सर्विसेज वापस ले ली थी। एनएसडीएल ने भी एक डेट दी थी 31 दिसंबर तक की, लेकिन फ्रेंड्स आपको मैं ये बता दूं कि एनएसडीएल की जो डेट है वो 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। तो यदि आपके स्टॉक आपके डीपी में हैं और आप उनको कारवी के थ्रू ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो आप 28 फरवरी तक अपना क्लोजर कम ट्रांसफ़र का जो फॉर्म है उसको कारवी के ही ऑफिस में सबमिट करके अपने स्टॉक को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि अभी आईपीएफ के जो जिन लोगों ने क्लेम किए हैं उनमें से भी कई सारे लोगों के क्लेम का सेटलमेंट हो गया है। यानी कि जो आपका फ़ंड पड़ा हुआ था या आपके जो स्टॉक पड़े हुए थे तो आपके फ़ंड पर सेबी एक्शन ले चुका है, आपके फ़ंड के लिए सेबी एक्शन ले चुका है। और जो भी आईपीएफ के अंदर आपका पैसा बन रहा था 3 महीने पहले तक का, यानी कि 22 नवंबर को इनको डिफ़ॉल्टर घोषित किया गया है, उससे 3 महीने पहले का जो भी फंड आपका कारवी के अकाउंट में था, अगर आपने कंप्लेंट की है तो वो पैसा कई सारे लोगों को मिल भी चुका है। और आज 23 तारीख है दोस्तों, 23 फरवरी है। मैं आप लोगों से फिर यही कहूँगा कि कारवी को 22 नवंबर को डिफ़ॉल्टर घोषित किया गया था, जिसके बाद इनको 3 महीने का टाइम मिलता है। 3 महीने के अंदर अगर ये अपना पेमेंट सेटल करते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप 3 महीने तक अपनी कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हो। कंप्लेंट फ़ाइल करने के लिए आपको एनएससी की वेबसाइट पर जा कर के नाइस प्लस के ऑप्शन में जाना होता है। नाइस प्लस के अंदर आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड एक क्रिएट करेंगे वहाँ पर, और उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करने के बाद में आप अपनी कंप्लेंट वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें आपके कुछ डॉक्यूमेंट भी लगते हैं। डॉक्यूमेंट में आपका एक पैन कार्ड की कॉपी आपकी लगती है, जो भी आपका कारवी अकाउंट का स्टेटमेंट है आपके पास में कि मेरे इतने शेयर यहाँ पर हैं वो, या इतना फ़ंड मेरा यहाँ पर है, तो वो स्टेटमेंट आपको साथ में अपलोड करनी होगी। उसके अलावा में आप जो भी पैसा आपने ट्रांसफ़र किया है कारवी के अकाउंट में उसकी बैंक की स्टेटमेंट उसके अंदर लगेगी। तो ये 3 चीज़ें अगर आप एनएससी के नाइस प्लस ऑप्शन में जा कर के सबमिट करते हैं तो आपका जो क्लेम है वो आईपीएफ के अंतर्गत यदि आता है तो वो आपको रिसीव हो जाएगा। एनएससी की वेबसाइट पर जाकर के क्लेम सबमिट करना बहुत बड़ा टफ टास्क नहीं है फ्रेंड्स। यदि आप वहां पर जाएंगे, विजिट करेंगे, आप गूगल पर सीधा भी लिख सकते हैं एनएससी नाइस प्लस, तो जो भी ऑप्शन आपका आता है उस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपकी वो कुछ डिटेल मांगता है। डिटेल मांगने के बाद आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाता है। और एक बार लॉगिन आईडी और पासवर्ड यदि जनरेट हो जाता है आपका, तो आप उसको लॉगिन करके उसके अंदर अपनी सारी जो डिटेल्स हैं उनको फिल करके अपना क्लेम रजिस्टर कर सकते हैं फ्रेंड्स। जिन लोगों ने जिन लोगों के सीडीएसएल अकाउंट थे और उन्होंने यदि अपना क्लेम नहीं डीपी अकाउंट से अपना जो भी जिन लोगों ने सीडीएसएल अकाउंट के डीपी ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन दी हुई थी, तो 11 तारीख के बाद आपको पता ही है, मैं बता चुका हूँ, 11 तारीख के बाद कारवी के अंदर सीडीएसएल डिपॉजिटरी की जो सर्विसेज थी वो वापस ले ली गई थी। और उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट सीडीएसएल में भी क्लेम किया था, अपना जो भी उनके स्टॉक उनके डीपी में पड़े हुए थे उसको ट्रांसफ़र करने के लिए एप्लीकेशन दिया था transfer@cdslIndia.com पे मेल करके या फिर फिज़िकली अपना फॉर्म भेज करके। तो उनमें से कई सारे लोगों की क्वेरी है कि सर मैंने सीडीएसएल के अकाउंट को में पड़े हुए शेयर को ट्रांसफ़र करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट दे दिए हैं लेकिन अभी तक ट्रांसफ़र नहीं आए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि सीडीएसएल डिपॉजिटरी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक जो भी शेयर उनके डीपी में पड़े हुए थे वो ट्रांसफ़र नहीं आए हैं, जिसका रीज़न एक तरीके से लॉकडाउन भी है, क्योंकि उनके ऑफिसेज़ में बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं है। वहाँ पर जो भी स्टाफ है वो
टर्न वाइज आपकी एप्लीकेशन ले रहा है और उसको ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इसलिए उसमें टाइम थोड़ा ज़रूर लग सकता है, लेकिन आपके जो भी स्टॉक्स हैं वो आपके ट्रांसफ़र होकर के नए अकाउंट में आ जाएंगे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 2 महीने भी लग रहे हैं, लेकिन लोगों के स्टॉक CDSL डिपॉजिटरी से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। बाकी NSDL के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि NSDL के लिए अभी भी आप कार्वी के अंदर जा कर के अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। 28 तारीख तक का समय है, और उसके जो भी एप्लीकेशन आप 28 तारीख तक देंगे उन पर अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है कार्वी की तरफ से, तो आपके स्टॉक ट्रांसफ़र होकर के आपके पास आ जाएंगे। बाकी क्लेम के लिए मैंने आपको बताया है कि आप NSE की वेबसाइट पर जा कर के नाइस प्लस के ऑप्शन में क्लेम फाइल कर सकते हैं। बात करते हैं कार्वी की कि कार्वी क्या बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, कार्वी स्टिल अभी भी ये बोल रहा है कि हम फ़ंड का अरेंजमेंट कर रहे हैं, और इन्होंने 4 मार्च तक का टाइम लिया है, और 4 मार्च तक बोल रहे हैं कि हम अपना सारा सेटलमेंट कर देंगे जो भी बकाया बचा हुआ है। लेकिन अगर बात करूं फ्रेंड्स, तो अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो इनकी बात पर नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले 1-1.25 साल से ये यही बता रहे हैं कि हम अपना पेमेंट अरेंज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इसके अलावा हमारे पास अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है इनकी बात सुनने के अलावा, क्योंकि सेबी ने क्लेम करने को बोल दिया है। IPF के फंड से पैसे आने स्टार्ट हो गए हैं। CDSL और NSDL जो भी स्टॉक्स हमारे पड़े हुए थे DP के अंदर उनको ट्रांसफ़र कर रहा है। तो आप अपना जो प्रोसेस है क्लेम करने का, और आपका जो स्टॉक ट्रांसफ़र कराने के लिए जो एप्लीकेशन आपको देना है वो आप जमा कर दीजिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जमा कर दीजिए, तो वो ही हमारे लिए बेहतर होगा। जिन लोगों का क्लेम 90 डेज से पहले का है, यानी कि 22 नवंबर 2019 को इनको बैन किया गया था, उसके 3 महीने पहले के जो भी शेयर्स हैं या जो पैसे हैं वो IPF के अंदर आते हैं। लेकिन जिन लोगों का 3 महीने से पहले के शेयर्स पूल अकाउंट में पड़े हुए हैं, या कोई फ़ंड ऐसा है जो पूल अकाउंट इनके डीमेट में पड़ा हुआ था, तो आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि आप फिर भी उसको जा कर के क्लेम करें, क्योंकि क्लेम करने से आपको एक रिटर्न में ये मिलता है कि भाई आपका जो भी पैसा है वो IPF के अंतर्गत नहीं आता है। इन फ्यूचर कभी अगर इन चीज़ों पर सुनवाई होती है तो बाद में आप क्लेम कर सकते हो कि मैंने उस टाइम पे क्लेम किया था, लेकिन मेरा 90 डेज से पहले का था तो आपने नहीं दिया था। अगर इन फ्यूचर ऐसा कोई नियम बनता है कि आप 90 डेज से पहले का भी पेमेंट ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्लेम करना ज़रूरी है। अगर आपका 90 डेज से पहले का कोई स्टॉक पड़ा हुआ है कार्वी के पूल अकाउंट में, या आपका कोई फ़ंड पड़ा हुआ है कार्वी के डीमेट के अंदर, तो आप उसको भी क्लेम करें। 90 डेज़ तक के जो भी होंगे वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन 90 डेज़ से पहले का जो भी आपका पैसा या स्टॉक पड़ा हुआ था उसके लिए आपको एटलीस्ट जवाब मिलेगा, एक रिटर्न जवाब होगा आपके पास में NSE की तरफ से कि आपके स्टॉक इस के अंतर्गत नहीं आते हैं, या आपका क्लेम 90 डेज़ के अंदर नहीं है तो हम नहीं दे सकते हैं। कुल मिला के मेरा कहने का पर्पज़ ये है फ्रेंड्स कि आप अगर क्लेम कर देते हैं तो आपके पास एक रिटर्न चीज़ होती है कि हाँ ठीक है आपने क्लेम किया था, बट वो 90 डेज़ की वजह से आपका क्लेम सेटल नहीं हुआ है। तो दोस्तों फटाफट जा कर के अपने क्लेम सबमिट कीजिए, अपनी जो भी कंप्लेंट्स हैं उनको रजिस्टर कीजिए, आपके जो भी स्टॉक्स हैं उनको आप ट्रांसफ़र कराइए कार्वी की तरफ से, क्योंकि अब कार्वी क्या करेगा क्या नहीं करेगा इसके बारे में कुछ भी श्योरिटी नहीं दिख रही है। क्योंकि कार्वी यदि सेटलमेंट करता तो अब तक शायद कर देता, लेकिन ठीक है अगर ये बोल रहे हैं कि हम पैसा देंगे, तो पैसा यदि देते भी हैं तो फिर IPF के फ़ंड से यदि आपका फ़ंड आ जाता है तो फिर इनको जो भी फ़ंड देना होगा वो एक्सचेंज को देना होगा, और वो ये सेटल करते रहेंगे। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हमारा यदि स्टॉक अपने डीमेट अकाउंट के अंदर है तो उसको हम ट्रांसफ़र करा लें नए अकाउंट में। हमारा यदि पैसा यहाँ पर फंसा हुआ है तो IPF के अंतर्गत हम क्लेम कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट हमें एक तरीके से सपोर्ट कर रही है, तो हमें उसके लिए डिले बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप यदि क्लेम करने जा रहे हैं NSE की वेबसाइट पर, तो आपको आपके पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, आपकी स्टेटमेंट जो भी कार्रवाई की है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जो आपने फ़ंड ट्रांसफ़र किया है उसकी एंट्री उसके अंदर होनी चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट आप नाइस प्लस के अंदर जाकर के यदि सबमिट करेंगे तो IPF के अंतर्गत लोगों का पैसा आना स्टार्ट हो गया है। आपका भी फ़ंड आ सकता है यदि आप टाइम से क्लेम कर देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी बचत सलाह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे भी नए अपडेट के लिए।
आपको हमारी तरफ से ऐसी ही जानकारी कारवी से रिलेटेड या शेयर मार्केट से रिलेटेड हमेशा मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।